अगर आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, गणित में आप 100 में से 100 लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स की मैं बात करने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और सभी चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो पहले चैप्टर पे आ जाते हैं, और यहाँ मैं बता रहा हूँ नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वास्तविक संख्या में, तो आपको मिलेगा लॉशअप, एलसीएम, ठीक है, उसके बाद एचसीएफ, मॉशअप। इस पे आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं कि दो तीन संख्या दे जाएगी आपको और बोलेगा कि उसका लॉशअप निकालो, मॉशअप निकालो, या फिर दो संख्या दी जाएगी आपको, लॉशअप मॉशअप निकालना होगा। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लॉशअप गुणे मॉशअप के बराबर होता है, उस पर भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद ये प्रश्न भी आ सकता है अभाज्य गुणनखंड। आपको एक संख्या दी जाएगी और उसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो लॉशअप मॉशअप पे आधारित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऐसा मिलेगा आपको 4n वाला, उसको आप जरूर कर लेना, वो आपके 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कि कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ऐसा जो प्रश्न है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में जरूर जरूर आएगा ही आएगा। तो ये एकदम फिक्स टॉपिक है, इन पे प्रश्न आएगा ही आएगा। लॉशअप मॉशअप निकालने के लिए आएगा और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अवश्य आएगा। और इस चैप्टर से मान के चलिए आपका 6 से लेके 7 नंबर का प्रश्न आएगा, फंस जाएगा। छोटी सी प्रश्नावली है, छोटा सा चैप्टर है, 2 प्रश्नावली है इसमें ओनली। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, बहुपद। देखो, ऑब्जेक्टिव में तो छोटे से छोटा टॉपिक भी आ सकता है, यहाँ मैं सब्जेक्टिव प्रश्न की बात कर रहा हूँ, वर्णनात्मक प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। बहुपद में क्या होगा, एक प्रश्न आपको मिलेगा 1 नंबर में कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो संबंध होता है, ठीक है, गुणांकों के बीच जो संबंध होता है ना, संबंधों, वो वाला जो प्रश्न है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, इस प्रकार का आधारित प्रश्न 1 नंबर में जरूर आएगा। उसके साथ साथ 4 नंबर में एक प्रश्न आएगा, 4 नंबर में कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। प्रश्नावली 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न जरूर आएगा। कुल मिला के यहाँ से भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर मान के चलिए, आएगा जरूर। एकदम सिलेक्टिव टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स पे प्रश्न जरूर आएंगे ही आएंगे, मेरा दावा है। अगर ना आए ना तो मेरे नाम पे तुम केस कर देना, जो करना चाहो वो कर देना, लेकिन इतना श्योर हो कि इन टॉपिक्स पे प्रश्न हर साल आते हैं, इस बार भी जरूर मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो चीज है आपको प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद विलोपन विधि से प्रश्न हल करने के लिए 2 समीकरण दिया होगा और विधि से हल करने के लिए बोलेगा। यह प्रश्न आपके हो सकता है 4 नंबर में आए या फिर 6 नंबर में आए, क्योंकि पिछले साल 4 नंबर में भी आया था, 6 नंबर में भी आया था। ठीक है, उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, यूपी बोर्ड में नहीं है ग्राफ बाकी बोर्ड्स में है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, जैसे एमपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, सारे हिंदी मीडियम में ग्राफ जरूर आता है। कितने नंबर का? सीधे सीधे 4 या फिर 5 नंबर का। यूपी बोर्ड में ग्राफ नहीं आता है, तो वो बच्चे छोड़ दे, बाकी सारे बोर्ड में ग्राफ आएगा ही आएगा। उसके बाद जो आपका है भिन्न वाला जो प्रश्न हो गया, ठीक है, भिन्न वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद 2 संख्या वाला जो प्रश्न होगा, ठीक है ना, 2 संख्याओं का योगफल 9 है, पलटने पर ये होता है वो होता है, वो जो प्रश्न हो गया। उसके साथ साथ जो आयु वाला प्रश्न हो गया, वर्ड्स प्रॉब्लम जितने भी हो गए, क्षेत्रफल से आधारित जो प्रश्न हो गया, ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे 4 नंबर में और 6 नंबर में। ठीक है, आपके नई एनसीईआरटी में 3 ही प्रश्नावली है, वो इनको जरूर कर लेना। उसके बाद अनुपातों की तुलना करके A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तुलना करते हैं ना हम, तुलना करके कितने हल होंगे, संपाती होगा, प्रतिच्छेद कर रहा है, समांतर होगा, ठीक है, एक हल होगा, अनेक हल होगा, संगत असंगत, इस पर टॉपिक पे प्रश्न आएंगे। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना,
ये वो टॉपिक लिख रहा हूँ जो आएंगे, पेपर में आएगा ही आएगा, ऐसा टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ जो नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, ये आएंगे ही आएंगे। ये मत सोचो कि सर ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या ना, मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ जो पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर नंबर 3 हो गया। चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.3 जरूर कर लेना। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड के, ठीक है। अगर इतनी चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, ऐसे जो प्रश्न है ना पुरानी एनसीईआरटी में, वो जरूर कर लेना। पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आ गए थे 6-6 नंबर में, 6-6 नंबर में आए थे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे, मैं बता दूं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओल्ड पुरानी एनसीईआरटी में है, जो मतलब जो नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ रहा है, तो वो जरूर कर लेना। मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उनमें उन प्रश्नों को लेकर हल करवा रहा हूँ। आप डेली ज्वाइन करके देखिए, डेली लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं। पूरी एनसीईआरटी वगैरह मैंने ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्रश्नावली 4.3 पुरानी एनसीईआरटी में जरूर देखें। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है, द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है। हल में आपका आ जाता है, एक तो है गुणनखंड विधि, एक कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, और एक आपका है द्विघात सूत्र। कौन सा, द्विघात सूत्र। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आ जाता है 4 नंबर में, द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में। उसके बाद 1 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, या फिर 2 नंबर में विविक्तीकर निकालिए, ठीक है। उसके बाद मूलों की प्रकृति बताइए, जरूर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाता है, इसको मिक्स करके ये दे दिया जाता है। एक द्विघात समीकरण देगा, बोलेगा इसका विविक्तीकर क्या है, इसके मूलों की प्रकृति बताइए, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसे हल कीजिए। तो ये 3 टॉपिक, विविक्तीकर, मूलों की प्रकृति, द्विघात सूत्र, एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाता है, और वो आता है 4 या फिर 6 नंबर में, ठीक है। और अगला मैंने बता दिया है 4.3 आपको देखना है, गुणनखंड विधि से हल करना आना चाहिए, द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इतना ही आएगा चौथे चैप्टर से। अगर हम 5वें चैप्टर की बात करें, 5वें चैप्टर से एन दे रखेगा, ठीक है। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन दे देगा कि प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, एनवा पद क्या है, एनवे पद पर आधारित प्रश्न, एन क्या होगा, और एसएन पर आधारित प्रश्न, पदों का योगफल पर आधारित प्रश्न। एनसीईआरटी पढ़ लो वही बहुत है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो वही बहुत है। लेकिन पिछले साल इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आया था, खतरनाक वाला, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है और अब तक कभी पूछा भी नहीं गया था। क्लास 11th लेवल का एक क्वेश्चन आ गया था, वो भी मैंने कुछ दिन पहले ही सॉल्व करा दिया मॉडल पेपर में। आप आके जरूर देख लेना। 5वां चैप्टर, जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, इंपॉर्टेंट, उसमें भी उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा रखा है, पहले ही उसको सॉल्व करा है, तो जाके देख लेना। कुछ दिन पहले ही 5वां चैप्टर मैंने सॉल्व कराया, जो हट के आया था। बाकी आप इसको, सबसे आसान चैप्टर तो यही है पूरे किताब में, एनसीईआरटी से पढ़ लोगे वही बहुत है, एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। छठे चैप्टर में अगर मैं बात करूं, 2 प्रमेय की मैं गारंटी लेता हूं, प्रमेय 6.1 और 6.2। मैं पिछले साल बोलते बोलते थक गया बच्चों को कि भाई ये आएगा आएगा आएगा, बच्चे ने माने नहीं। मैंने आपको बोला था कि इसके आने के चांसेस 90% है और इसके आने के चांसेस 10% है। मेरी बात बिल्कुल सही हुई। ये प्रमेय 6.1 7 सेट बनते हैं ना, 7 में से 6 सेट में ये प्रश्न था, 6 सेट में ये प्रश्न था कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, 6 सेट में ये प्रश्न था। और एक सेट में एक क्वेश्चन ये वाला आया था 6.2 प्रमेय। दोनों प्रमेय मैंने करा रखे हैं, आएगा ही आएगा। थेल्स प्रमेय का क्या है कि इसका प्रमेय भी आता है और इस पर आधारित प्रश्न भी आता है कि आपको एक त्रिभुज दिया होता है, इसके समांतर ये रेखा है, इसका अनुपात ये है, ये दे रखा है, तो ये क्या होगा। 1 नंबर का एक प्रश्न हर साल एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद प्रश्नावली 6.2 अच्छे से कर लेना, और इसके जितने भी उदाहरण है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण आपके एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्नावली के लिए, चैप्टर नंबर 6 के लिए उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नावली 6.3 के 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो मैंने टिक करा दिए हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई है, टिक करा के उसको जरूर देख लेना। बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 2 प्रमेय सीख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, जरूर आएगा। थेल्स प्रमेय का ये क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद सारे उदाहरण जरूर कर लेना, उदाहरण एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, 4 और 6 नंबर में, ठीक है। 6 नंबर में ये प्रमेय बार बार आ रहा है, थेल्स का प्रमेय कर लेना, इस बार भी जरूर आएगा, ठीक।
निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु दे रखा है, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी कुछ दिया होगा तो x का मान बताओ कितना होगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो क्वेश्चन हर साल आता है वो है समदूरस्थ वाला क्वेश्चन और विभाजन सूत्र वाला प्रश्न, प्रश्नावली 7.2। ठीक है, 7.2 में वो वाला प्रश्न आपको दे रखा होगा कि अगर x अक्ष में ये बिंदु है तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, y अक्ष में है तो किस अनुपात में करेगा, वो बिंदु भी बताओ। तो ये जो टॉपिक, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं टॉपिक की ना, क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो दो बिंदु के बीच की दूरी 1 नंबर में आता है, दो बिंदु के बीच की दूरी इतनी हो तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, विभाजन सूत्र वाला प्रश्न 4 नंबर में आता है या फिर 2 नंबर में आता है, आएगा जरूर। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो सिलेबस में नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, आ गया था एग्जाम में। प्रश्नावली 7.3 पुरानी एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन है, सूत्र याद कर लीजिएगा। त्रिभुज देखो, तीन बिंदु दे रखी होगी और बोलेगा कि ये संरेख है, तो x का मान बताओ क्या होगा, k का मान बताओ क्या होगा। तो संरेख होने पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो ऐसे प्रश्न मैंने बता रखे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना ओल्ड एनसीईआरटी से, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता है। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है पुरानी एनसीईआरटी से। 8.1, 8.2, 8.3 जो नहीं है, कई विद्वान बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, भाई पढ़ लो, एग्जाम में प्रश्न आए हैं पिछले साल, इससे प्रश्न 1 नंबर में 2 नंबर में पूछे गए हैं, इस साल भी आएंगे, तो ये जरूर कर लेना। 8.4 इसमें क्या आएगा, 8.1 से आपको दिया होगा कि साइन थीटा का मान 3/4 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं 1 या 2 नंबर में। 8.2 से आपको दिया होगा त्रिकोणमिति मान पर आधारित प्रश्न, यहाँ से 2 नंबर का आता है। ठीक है, 8.3 में से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा, और यहाँ से आ जाता है 4 नंबर का सिद्ध करने के लिए। तो इतना क्वेश्चन आएगा, हर प्रश्नावली से आएगा। 8.1 में से 1 या 2 नंबर का आएगा, 8.2 में से 2 नंबर का आएगा, 8.3 में से 1 या 2 नंबर का आएगा, और 8.4 में से 4 नंबर का एक प्रश्न सिद्ध करने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना है, इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बात करूं, इसमें इसको भी आप पूरा ही पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, तो इसमें क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 6 नंबर के, ऑप्शन आएगा अथवा चॉइस। पिछले साल तो इस चैप्टर से ना एक सेट मैंने देखा था जिसको उस सेट में 4 नंबर का भी दे दिया गया था, क्योंकि 4 नंबर में तो सारे ही करने होते हैं, 6 नंबर में तो चॉइस होती है, और 6 नंबर में भी दे दिया गया था। तो इसी चैप्टर से 10 नंबर का आ गया था, 4 नंबर में भी क्वेश्चन दे दिया गया और 6 नंबर में भी दे दिया गया। भाई मैं तो सोचता रहता हूँ ना कभी कभी कि एग्जामिनर भांग पी के पेपर सेट करता है क्या, क्योंकि भाई तुम एक ही चैप्टर के 10 नंबर दे रहे हो, क्यों, ये इसका क्या लॉजिक बनता है, कोई लॉजिक नहीं है। जब आपने 6 नंबर पे डाल दिया तो 4 नंबर पे क्यों दे रहे हो, बाकी चैप्टर भी तो पढ़े हैं, पता नहीं यार क्या दिक्कत है। और अगर जो आपका जो पेपर आता है ना, जो बच्चों को दिया जाता है कि ये भाई इस चैप्टर से इतना नंबर कम देंगे, उसके बाद के खिलाफ जाके दे रहे हैं। 6 नंबर का आना चाहिए इस चैप्टर से सिर्फ, लेकिन पिछले साल 10 नंबर भी आया है। कहने का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम फिर से ऐसा कर दे, 4 नंबर में भी डाल दे रहा है, 6 नंबर में भी डाल दे रहा है। तो मैं बता रहा हूँ 6 नंबर में तो एक करना ही करना है, 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हमें एक करना है, हो सकता है कि 4 नंबर में भी एक मिल जाए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन करिए, कुल मिला के 15 प्रश्न है, तो हो सकता है कि छोटा मोटा क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाए। ठीक है, तो आएगा जरूर, हाई स्कोरिंग चैप्टर है। तो 8वां और 9वां चैप्टर का कर लोगे ना तो बहुत, कम से कम आप मान के चलिए 15 से 18 नंबर आपके फंस सकते हैं इसी 2 चैप्टर से। वृत्त की अगर मैं बात करूं, वृत्त में जो प्रमेय 10.2 है, ये हर साल आ रहा है, कितने नंबर में, 4 नंबर में, 10.2, और उसके साथ साथ प्रश्नावली 10.2 ये कर लीजिए, और इसका कुछ उदाहरण होगा, उदाहरण नंबर 2 और 3 होगा शायद, उदाहरण नंबर 2 और 3, ये 4 और 6 नंबर पूछे जा रहे हैं। प्रश्नावली 10.2 में जो चित्र वाले प्रश्न है, एक क्वेश्चन संपूरक वाला होगा, वो बार बार आ रहा है। ठीक है, और 1 नंबर में जो चित्र वाला बनाया ना कि ये कोण इतना होगा, 1 नंबर उसमें से आ रहा है। तो प्रमेय 10.2 4 नंबर में आएगा ही आएगा। उदाहरण जरूर कर लेना, उदाहरण 4 नंबर में आ रहा है बार बार, और प्रश्नावली 10.2 कर लेना। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है, वृत्त है कि भैया स्पर्श रेखा इतनी है, त्रिज्या इतनी है, यहाँ से इतना दूर है, तो त्रिज्या क्या होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न 1 नंबर में जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में हो या वर्णनात्मक में हो।
आएगा ज़रूर, 1 नंबर या 2 नंबर में, पक्का पक्का। मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, ठीक है। अच्छे से प्रश्नावली 2 कर लेना और ये उदाहरण ज़रूर कर लेना। यहाँ से 4-6 नंबर का फंसेगा, 4 और 6 नंबर का फंसेगा ही फंसेगा, 6 नंबर का ज़्यादा फंसने का चांसेस है। तो आसान सा चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, तो पिछले साल 4 नंबर में भी आया था और 6 नंबर में भी आया था। क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सिंपल, एक ही प्रश्नावली है इसकी। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें क्या है, बच्चों को सूत्र याद होता है, गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आता ही होगा, उस पर आधारित प्रश्न है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्या होगा, दीर्घ का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद चाप वाला जो क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र वाला जो प्रश्न है वो 1 नंबर में आता है। चाप वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर में ही आता है। 1 नंबर का यहाँ से फंस जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो पिछले साल 6 नंबर में आया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 नंबर में आया था। इस साल भी 4 नंबर 6 नंबर में आएगा ही आएगा। 6 नंबर में भले ही ना आए, 4 नंबर में तो ज़रूर आएगा ही आएगा। तो मिनिमम मान के चलिए 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से फंस जाएगा। एक ही प्रश्नावली है, 12.1 पूरा पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसके अलावा इधर उधर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है, बाहर से नहीं आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अगर इसकी मैं बात करूं, सूत्र आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में। एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है, ठीक है। उसके बाद एक बेलन है, बेलन से 2 अर्धगोले काट लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो 13.2 प्रश्न है, मतलब एनसीईआर इस टाइप का प्रश्न ज़्यादा आता है। एक आकृति के ऊपर दूसरा आकृति रखा है, जैसे एक बेलन है, बेलन के ऊपर अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न 6 नंबर में आते हैं, 6 नंबर में आता है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने टिक करा दिए हैं। प्रश्नावली 13.1 से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, हर साल आता ही आता है। तीनों में से तीनों क्वेश्चन आते हैं। आपके नसीब में कौन सा, आपके सेट में कौन सा, आप नहीं जानते, लेकिन तीनों जरूर आएगा। 13 में भी 2 में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि चाशनी वाला। उसके बाद जो कितने कोण भरे जा सकते हैं, एक गोली डालते हैं, गोली वाला जो प्रश्न है, पानी बाहर गिर जाता है, कितने गोली डाले गए हैं, 100 उसका आंसर है। वो वाला प्रश्न 6 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल नहीं आता लेकिन इस साल जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको सूत्र याद है, आपने एनसीईआरटी अच्छे से बना रखी है, तो इसी से ही फंस जाएगा बड़े बड़े नंबर में। अगला जो चैप्टर है सांख्यिकी, आप जानते हैं यहाँ से क्या आता है, माध्य निकालने के लिए, ठीक है, बहुलक निकालने के लिए और माध्यक निकालने के लिए। ये तीनों चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। माध्य निकालने के 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुलक निकालने के लिए भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, माध्यक निकालने के भी 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। तो 1-1 नंबर में तो यहाँ से आएगा। और इन तीनों में संबंध भी है, जो एग्जाम में हर साल आता ही आता है, संबंध पर आधारित प्रश्न। जो बहुलक होता है वो माध्यक का 3 गुना होता है, उसमें से 2 माध्यक में घटा देना होता है, उस पर आधारित प्रश्न 1 नंबर का आता है, ठीक है। और माध्य बहुलक माध्यक वाले 1-1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ माध्य निकालने के लिए 4 नंबर में, बहुलक निकालने के लिए 4 नंबर में और माध्यक निकालने के लिए 6 नंबर में भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से कम आपका 10 नंबर का फंस जाएगा, इसी एक चैप्टर से 10 नंबर का फंस जाएगा कम से कम। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। और अगर मैं प्रायिकता की बात करूं, तो प्रायिकता से मुश्किल 3 से 4 नंबर का आ सकता है, 3 से 4 नंबर, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में एक आ जाएगा। कहाँ चला जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो इस चैप्टर से क्या है कि एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव में आ जाए शायद 2 नंबर का, तो 3 नंबर का ही आएगा इस चैप्टर से, 3 नंबर, या फिर टोटल 4 नंबर मान लो, ठीक है। 3 नंबर का ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हो गया। इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, ताश वाले प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है, लूडो वाला पासा वाला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लूडो हो गया, पासा हो गया, सिक्के वाला प्रश्न हो गया, इन्हीं 3 में से आएगा। और प्रायिकता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो मैंने बोला है ना, इन्हीं में से ही पेपर बनेगा,
इससे बाहर, इन टॉपिक्स के बाहर पेपर नहीं बनेगा, इन्हीं में से बनेगा। क्या पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी पढ़नी है पहली बात। उसके बाद हमारे वीडियोस देखते रहिए रेगुलर। विगत वर्षों के प्रश्न पर जितने भी सेट आप लगा पाओ, पिछले 3-4 साल के जितने भी सेट आप कर पाओ सारे करने हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बहुत जरूरी है। हमारी वीडियो देखोगे तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 में से 100 दिलाने की गारंटी मेरी होगी। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया ना जो मैंने ना पढ़ाया हो, तो तुम मेरे नाम पे जो बोलना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो से पढ़ोगे, मेरे तरीके से पढ़ोगे, तो 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।